और इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी पर वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अदालत में हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा के अधिकार की अपील करेगा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमा रद्द करने की मांग करेगा। उधर रूस नेटो के बाद अब ईयू के लिए जिद। ज़ेलेंस्की अब कोई समझौता नहीं करेंगे। नेटो की जिस जिद ने ज़ेलेंस्की को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया, जिस नेटो में एंट्री को लेकर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, नेटो का सदस्य बनने की जिद के बाद रूस से दुश्मनी हुई, हमला हुआ। बावजूद इसके यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन पाया। अब फिर से ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की जिद पर अड़ गए हैं। इतनी तबाही के बावजूद वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहिए। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ईयू का सदस्य बनने के लिए ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के सामने अड़ चुके हैं। मौका था कीव में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन के किसी विकल्प की जरूरत नहीं, किसी भी समझौतों से काम नहीं चलेगा। दरअसल इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में कई साल लग जाएंगे। मैक्रो का सुझाव था कि फिलहाल यूक्रेन को ईयू से सहयोग लेते रहना चाहिए। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के लिए फिलहाल यूक्रेन को कई मानकों से गुजरना होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की फ्रांस के राष्ट्रपति की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ईयू का मेंबर बनने के लिए जो जरूरी मानक है, यूक्रेन उन सब में खरा उतरता है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन देशों को ये कहा कि ईयू में यूक्रेन को न जोड़ने से ये केवल यूक्रेन के साथ समझौता नहीं होगा, बल्कि पूरे यूरोप के साथ समझौता करना होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस की लॉबी की वजह से ही यूक्रेन की यूरोपीय संघ में एंट्री में देरी हो रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की की ईयू में एंट्री की जिद के पीछे कई वजह हैं। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने के बाद उसे कई फायदे मिल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को एक बड़ा व्यापार मंच मिलेगा। यूरोप के 27 देशों में बेधड़क बिना पासपोर्ट के एंट्री हो जाएगी। बेरोक-टोक बिना पाबंदियों के आयात निर्यात होने लगेगा और यूक्रेन में यूरो मुद्रा चलने लगेगी। इसके साथ ही यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि ईयू देशों का दायित्व रहेगा कि यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में उसकी मदद करें। वहीं ईयू का सदस्य बनने पर यूक्रेन के नागरिकों की भी बड़ी मदद होगी। उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। नागरिकों को बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। इसके साथ ही ईयू में शामिल होने से यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ईयू में शामिल कई देश नेटो के सदस्य हैं। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि उन्हें ईयू की मेंबरशिप आसानी से मिल जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि ईयू का मेंबर बनने की राह में कई रोड़े हैं। उसकी लंबी प्रक्रिया है, सालों का वक्त लग सकता है। कई जरूरतों को पूरा करने के बाद ही कोई भी देश यूरोपीय संघ का सदस्य बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन सकता है। यूक्रेन को फ्री मार्केट इकोनॉमी बनानी होगी। ईयू के कानून को स्वीकार करने की शर्त होती है। यूक्रेन को यूरो करेंसी को स्वीकार करना होगा। यूक्रेन में न्यायिक आर्थिक सुधार करना जरूरी है। मान लीजिए कि यूक्रेन ने सारी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली, तब भी सबसे बड़ी चुनौती उसे यूरोपियन काउंसिल से मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल के सभी सदस्यों को एक मत से किसी देश को स्वीकृति देनी होती है। यही पड़ाव सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर देश का एक मत पर आना आसान नहीं रहता। यूक्रेन के केस में भी यही चक्कर है। हर देश इस बात के पक्ष में नहीं है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाए।
इस बात की तस्दीक जर्मनी के चांसलर भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शॉर्टकट तरीके से यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कई देशों के अलग विचार हैं। पिछले कई सालों से कुछ देश ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी की अलग अलग स्टेज पर प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में यूक्रेन की ये राह भी आसान नहीं रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को क्या फायदा पहुंचने वाला है। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से यूक्रेन को एक बड़ा व्यापार मंच मिलेगा। यूरोप के 27 देशों में बेधड़क बिना पासपोर्ट के एंट्री हो सकेगी। बेरोक टोक बिना पाबंदियों के आयात निर्यात होने लगेगा और यूक्रेन में यूरो मुद्रा चलने लगेगी। इसके साथ ही यूक्रेन की सैन्य शक्ति भी बढ़ जानी है, क्योंकि यूरोपीय देशों का दायित्व रहेगा कि यूक्रेन पर हमला होने की स्थिति में उसकी वो मदद कर। उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया। मिलने तो दो भाई, क्या चर्चा क्या हुई? किसने पक्ष रखा? दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा, बहस किया और आगे चलिए गुरुजी, पीछे ढक सब पंडिया में आराम से बैठ मिलेगी, सब चाहे, लेकिन इस तरीके नहीं, ये तरीके का नहीं, इस तरीके का नहीं। तरफ की दलीलें पूरी हो चुकी है। कल फैसला आना है, कल फैसले का इंतजार सभी को, दोनों ही पक्षों को। और इस बीच दोनों तरफ की दलीलें क्या क्या रही है इस पे भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है कोर्टरूम से जितने लोग गए थे, क्योंकि सीमित लोगों को ही जाने की इजाजत आज थी। सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे लोग थे जो कि अंदर थे। अब उनमें से ही जो बाहर निकले हुए लोग हैं वही बता पाएंगे कि दलीलें क्या क्या। इस वक्त हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, दोनों तरफ की दलीलें खत्म हो चुकी हैं। दलीलों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, उसी से तय होगा कि कल का फैसला क्या हो सकता है। ट्रांसफर हुई थी, उसको लेकर सुनवाई हुई है। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट साहब, क्या रहा अंदर कोर्ट में? अंदर कोर्ट में आज जिला जज ने दोनों पक्ष को सुना। सुनने के बाद फाइल को रिजर्व रख लिया आदेश के लिए। कल आदेश सुनाएंगे उन्हें। क्या सुनवाई हुई, क्या तर्क दिए गए दोनों को? तर्क दिया गया कि हमारी शिवलिंग जो मिला है उसको हम जल अर्पण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। वो हमारी संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म का प्रतीक है, हम उसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। उसको इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो कल और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था, मुस्लिम साइड्स का, कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ एक बार फिर से एडवोकेट साहब शिव कुमार यादव जी मेरे साथ हैं। यादव जी, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे क्या क्या हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई, दोनों पक्षों का तर्क वगैरह सुना गया, ऑर्डर सुरक्षित रख ली गई। ऑर्डर सुरक्षित रख ली गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बार बार आपत्ति कर रहा है कि सुनवाई योग्य नहीं है। अगर सुनवाई योग्य नहीं है तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि ये अदालत खुली हुई है, किसी भी पक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने जितने तर्क रखे उनको भी साहब ने सुना, हिंदू पक्ष ने जितने तर्क रखे साहब ने सुना, उसको ऑर्डर रिजर्व रखा है। क्या क्या तर्क रखे गए? बड़ी गर्मा गर्मी हुई इस तरह की तर्क पहले से ही चली आ रही है कि ये हिंदू पक्ष का है, ये मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष का कि हमारे इतिहासों के समय से ही पूजन अर्चन की जा रही थी। औरंगजेब के समय इसको तोड़ दिया गया था, कई बार तोड़ा गया, 2 बार 3 बार मंदिरें तोड़ी गई, सारी बहस हुई आज। कुलपति तिवारी की तरफ से भी एक याचिका दी गई है कि उनको पूजा करने का जी हाँ, कुलपति तिवारी जी की तरफ से याचिका दी गई थी कि ये हमारे दादा परदादा मेरे पिताजी के समय से
ही इसमें पूजा अर्चन किया जा रहा था। चूंकि मंदिर टूट गया था, अहिल्याबाई ने फिर मंदिर बनवाया था, इसमें हम भी पूजा अर्चन प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके, हाँ लगभग ये मान के लगभग 2 बजे। बताइए, आपका पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं? हिंदू पक्ष एकदम मजबूत है, काहे चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बता दीजिए आप, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है। कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट खाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है, आज सिर्फ बहस हुई है किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सबसे सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। दावा किस मुद्दे पर किया गया, क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ रख रखाव देवी देवताओं, माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? यह डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश के लिए करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा? किया जाएगा? कब तक की जाए? क्यों नहीं मिलेगा? कब तक, कब सुनवाई होगी? देखिए जब तो न्यायालय सुनती है, डेट एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट लेने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषी नहीं, इसको खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश। एक मिनट सर, क्या रहा है पहले ये बता दीजिए, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर, ये बता दीजिए सर। एक मिनट, का नहीं हुआ है। चलो ना, चलो। हेलो, इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, क्योंकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7-11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, करना है, किस पे नहीं करना है। बिल्कुल माननीय नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। क्या करना था? मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। और इस वक्त आप सुन रहे थे अलग अलग वकीलों की जो कुछ दलीलें रही हैं, और फैसला इस बात को लेकर कल नहीं आना है कि कल पूजा हो या फिर नहीं हो, बल्कि इस सुनवाई में और आगे क्या कुछ होना है इसको लेकर भी फैसला आ सकता है। सीधे हम रुख करते हैं अपने सहयोगी का यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त हम वकीलों को सुन रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि कल फैसला इस बात पे ही आना है कि ये सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किन किन पॉइंट्स पे सुनवाई होनी है, क्या यही सच है? देखिए बिल्कुल, आज जब जिला जज की कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई, दोनों पक्षों को बुलाया गया, 23 लोगों को कुल अनुमति दी गई थी कोर्ट परिसर में। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले जो ट्रांसफर जो फाइल हुई थी सिविल कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस फाइल को देखा गया और दोनों ही पक्षों ने उस पर अपनी बात है कि दोनों ही तरफों से तर्क रखे गए और उसके बाद जज साहब ने उस फैसले को सुरक्षित रखा है। कोई भी फैसला आज नहीं दिया गया है। कल कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब उसके बाद तय होगा कि जो फाइल है उस पर किस तरह से सुनवाई होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन पर सुनवाई होगी। यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि सुनवाई किस दिशा में जाती है, किस तरफ जाती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि जो महंत हैं कुलपति तिवारी, उनकी तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी कि उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए, उनको भोग लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि रानी अहिल्याबाई के समय से उनको पूर्वजों को वहां का अधिकार सौंपा गया था, तो इस नाते उनका अधिकार उस पर बनता है और उनके अधिकार को कोर्ट अनुमति दे। इस तरह की याचिका दायर की गई थी। हमारे साथ यादव जी हैं। यादव जी, क्या रहा सुनवाई के बाद एक साथ क्या रहा आज के कोर्ट? आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 7-11 की बहस पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है
और बड़े करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इसको कल भी सुनेंगे और कल ही इस पे ऑर्डर करेंगे। और साथ में हमने, हमारे पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने मांग किया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ को हमें उपलब्ध कराया जाए। और हमने अपने दावे में जिन विषयों को उठाया है, जिन बिंदुओं को उसमें सबमिट किया है, तो उसके बनस्पत हम अपनी बात भी माननीय न्यायालय का अध्ययन के बाद माननीय न्यायालय समक्ष कानून को लेकर बाकी याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई, बाकी याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। वर्शिप एक्ट पे अभी तो माननीय न्यायालय ने इंटरटेन नहीं किया इस विषय पर, अभी कल के बहस के बाद वो तय हो जाएगा। पूजा करने की अनुमति भी याचिका में डाली गई। हाँ, पूजा करने का यहाँ के महंत जी रहे कुर्बत तिवारी जी ने पूजा के लिए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय ने उसमें एडमिट कर लिया है, उस पर भी कल ही विचार होगा। और याचिकाओं पर सुनवाई हुई सर आज मुख्यतः 7-11 रूल पे हुआ और जो प्रार्थना पत्र और भी डाले गए हैं उसको माननीय न्यायालय ने सबमिट किया। यानी कि कल कितने बजे तक ये फैसला आएगा? फैसला जब भी हम जानते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आएगा। शाम को 4 बजे, 2 बजे कल सुना जाएगा हमें। कल फिर से सुनवाई होगी 2 बजे। जी। और याचिकाओं पर कल होगी? कल जो भी समझ पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रमुख दलील क्या थी इस पूरे मामले में? मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि चूंकि मामला सुनवाई योग्य नहीं है, अतः 7-11 के तहत और वर्शिप एक्ट पे यानी उसकी ग्राह्यता पे आए। और सरकार के जो अधिवक्ता थे, सरकार के अधिवक्ता भी इस विषय बात तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कल ही अपनी बात वो रखेंगे। जी, क्या आपकी तरफ से क्या तर्क दिए गए सुनवाई के योग्य है या नहीं इस मामले में? नहीं, अभी हमने सारी बातें कह दी, वो सारे कंप्लेंट पे आ चुकी है, इसलिए अभी माननीय हाँ सारी बातों को हमने रखा, माननीय न्यायालय से स्पष्ट कर दिया कि ये सारे पक्ष हमारे सुने जाएं। और कल माननीय न्यायालय ने भी कहा कि इसका विचार करते हैं और उसके बाद थोड़ा अध्ययन हम भी करते हैं, फिर कल इस पे। चलिए, आपने सुना है यादव जी हैं जो हिंदू पक्ष के वकील है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने उन्होंने सारी बात रखी और जज साहब ने कहा है कि वो भी अध्ययन करेंगे और 7-11 की जो बात हो रही है उस पर अपना स्थिति कल कोर्ट की तरफ से स्पष्ट हो जाएगा और आगे की सुनवाई पर उसके बाद होगी। और माना यह जा रहा है कि कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी तो 4 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा। जी यतेंद्र, एक याचिका नहीं है इसमें अलग अलग पक्षों की, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अलग अलग दलीलें हैं, अलग अलग इनकी याचिका भी है। एक याचिका तो पिछली दफा हम जिक्र भी करे थे जिसमें यह था कि पूजा करने का वहां पे अधिकार मिले। तो ये जो कल फैसला आना है, क्या इन सब बातों पे भी चर्चा हो सकती है उसके बाद, और कोई याचिका इसमें से खारिज होने की भी संभावना है? देखिए, जो सबसे पहली जो सुनवाई हुई आज वही थी कि जो फाइल ट्रांसफर की गई है सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ, उसकी सुनवाई की गई कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। दोनों तरफ से तर्क वितर्क रखे गए, अपने अपने तर्क दोनों तरफ से रखे गए और साफ तौर पर अभी ये सुनवाई योग्य है या नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्षों का कहना है, एक तरफ का कहना है मुस्लिम पक्ष का ये सुनवाई योग्य नहीं है, वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है कि सुनवाई योग्य है और उसने तमाम अपने तर्क वहां पर दिए, तो इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में पहले उनकी 7-11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7-11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7-11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7-11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7-11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा
और कल फैसला कब सुनाया जाएगा ये भी कल ही तय होना है, तो कल के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। वो समय सीमा जब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, सुनवाई की अगली तारीख क्या होती है, क्योंकि ये सुनवाई का सिलसिला जो है वो यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि आगे भी ये तय होगा। और सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, इसी पे हम चर्चा भी कर रहे थे, जो अलग अलग वकील कह भी रहे हैं कि कल यही तस्वीर साफ होनी है कि फैसले में यह तय होगा कि कौन कौन सी याचिका पे आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, ये तय किया जाएगा कल कोर्ट कौन से पॉइंट्स पर, कौन से केस पर सुनवाई करेगा, क्योंकि आज की जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अंदर दर्ज नहीं होता, क्योंकि हम कमिश्नर के यहाँ भी गए थे और वहाँ से भी जो प्रक्रिया ये होती है सीआरपीसी की, जब मुकदमा दर्ज नहीं होता, किसी शिकायत दर्ज नहीं होती, तो 156 दिन तक कोर्ट दर्ज करती है। तो कोर्ट के अंदर बात बताई गई, ये मामला जो है आईपीसी के 505(3) और 153(2) के तहत ये मामला किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है कि शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बहस करें, दाखिल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग दाखिल हो गई। पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, देखिए बिल्कुल आज सुनवाई हो गई और जो प्रतिवादी पक्ष ने मेंटेनेबल को अपना पक्ष रखा, इस पर वादी पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद जिला जज ने यही कहा कि इस पर आदेश कल दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें राज्य सरकार की ओर से भी अपील की गई थी कि 7 रूल 11D की कॉपी उनको उपलब्ध कराई जाए, और साथ ही जो वजू और शौचालय की व्यवस्था है उस व्यवस्था पर भी बात राज्य सरकार की तरफ से अपील यहाँ पर की गई। लेकिन जो विष्णु जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु जैन, उन्होंने 1 सप्ताह के बाद की डेट मांगी है। उनका कहना है कि उनके पिता का स्वास्थ्य खराब है और ठीक नहीं है, ऐसे में इस केस में मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। कल फैसला आएगा। फैसला इस बात को लेकर नहीं आना है कि मंदिर वहां पे पूजा अर्चना की जाए या नहीं, जो कि एक याचिका भी है। फैसला इस बात को लेकर आना है कि सुनवाई किन किन याचिकाओं पे की जाए और वो अगली तारीख कौन सी होगी, इसको लेकर फैसला आना है। क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से अलग अलग याचिका दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष से एक याचिका यह भी है कि ये तो मामला सुनवाई का बनता ही नहीं है, लेकिन सब कुछ तय करना है, किसको? कोर्ट को तय करना है। और कोर्ट पे सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है क्योंकि कल की तारीख बेहद अहम है। कल की तारीख इसलिए अहम है कि कल कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाएगा कि सुनवाई की अगली तारीख क्या हो। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 7-11 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया, आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी CD और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। तो हिंदू पक्ष के अलग अलग वकीलों की बड़ी बातें हम आपको सुनवा रहे हैं कि दोनों ही पक्षों ने आज कोर्ट रूम में जो दलीलें दी है और जिन दलीलों के आधार पर फैसला आज रिजर्व रखा गया है, यानी कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी और याचिकाएं लगी हुई हैं, उसको लेकर अब फैसला कल आना है जिसका इंतजार सभी को है। मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे।
तो इस वक्त अलग अलग वकीलों की हम बड़ी बातें इस वक्त आपको सुनवा रहे हैं। वो तमाम वकील जो कि हिंदू पक्ष के हैं और जिनकी दलीलें कोर्ट में सुनी गई जज के सामने। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको यही अपडेट करें कि कल फैसला आना है। कल की तारीख बहुत अहम है इस लिहाज से कि सुनवाई की अगली तारीख कौन सी होगी और सुनवाई में किन किन याचिकाओं को प्रमुखता दी जानी है, यानी किन किन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से ज्ञान वापी को लेकर याचिकाएं दी गई है। एक याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी है जिसमें इजाजत इस बात की मांगी गई है, कोर्ट से परमिशन इस बात की कि हमें पूजा करने का अधिकार हो। लेकिन क्या इस याचिका पे सुनवाई होनी है या नहीं, इसको लेकर भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यतेंद्र इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, इस वक्त अगर किसी वकील से आपकी बातचीत हो पाई हो तो दलीलों में बड़ी बातें क्या क्या रही है, जिसके जरिए हमारे दर्शक भी समझ सकेंगे कि कल क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं दलीलों के बारे में आपको बताते रहा हूं। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो वादी नंबर 5 की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए 7 रूल 11D का हवाला देते हुए बहस शुरू की, जिसका वादी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कमीशन रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है, इसलिए प्रत्येक पक्ष को अपनी आपत्ति पेश करनी चाहिए और उसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला करे। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी अपील की गई कि 7 रूल 11 की कॉपी उनको उपलब्ध करा दी जाए और जो वजू और शौचालय की सुविधा है वो उस पर भी बात की गई। और विष्णु, लेकिन बड़ी बात यह है कि विष्णु जैन ने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 1 हफ्ते के बाद की सुनवाई की मांग की। ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही वादी पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि जो वीडियोग्राफी हुई है और जो फोटोग्राफी हुई है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि ये सुनवाई योग्य नहीं है और जो 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन है, तो इसको लेकर इसमें कोर्ट यतेंद्र, एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से हम युद्ध की बात करते हैं। यूक्रेन के खिलाफ जब से पुतिन ने जंग का ऐलान किया है तब से वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही कम नजर आए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मॉस्को में विक्ट्री डे के परेड के दौरान पुतिन दिखे थे। पुतिन के बीमार होने की अटकलों के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के एक अखबार ने यह भी दावा किया है कि पुतिन मौत के खौफ से अज्ञातवास में चले गए हैं। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन सबसे अलग हो गए हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बंकर में छिप गए हैं? क्या पुतिन के खाने पीने में जहर चेक करती है टीम? क्या पुतिन को मौत का खौफ सता रहा है? ब्रिटेन के अखबार द सन में छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अपने भरोसेमंद से दूर अलग थलग एक बंकर में छिप गए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। द सन अखबार ने दावा किया कि पुतिन को इस बात की आशंका है कि उनके करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से पुतिन ने खुद को एक अलग आइसोलेशन में रख लिया है। ब्रिटेन के अखबार द सन में लिखा गया है कि हजारों रूसी सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में झोंकने वाले रूसी राष्ट्रपति फ्रंट फुट पर रहने के बजाय अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अपने भरोसेमंद साथियों और सलाहकारों से भी दूर हो गए हैं। पुतिन को इस बात का खौफ सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। अखबार के दावे के मुताबिक पुतिन को इस बात का डर है कि यूक्रेन पर हमले के उनके फैसले की वजह से उनके कट्टर समर्थक भी उन पर अविश्वास करने लगे हैं। द सन अखबार का दावा है कि रोज पुतिन के खाने में जहर की जांच की जाती है। सिर्फ करीबी सिक्योरिटी गार्ड ही उनके करीब जा सकते हैं। जहरीले पदार्थों से बचने के लिए पुतिन ने स्पेशल दस्तानों का ऑर्डर दिया है। जहरीले केमिकल के खतरे से बचने के लिए कई बार उनके स्विमिंग पूल के पानी की जांच की जाती है। द सन अखबार के मुताबिक पुतिन में हिटलर जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पुतिन और हिटलर में कई समानताएं देखी जा चुकी हैं।
जिससे युद्ध की असफल नीति और गिरते स्वास्थ्य की अटकलें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से पुतिन अपने मंत्रियों और सलाहकारों तक से नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ स्लोवेनिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज के एक प्रोफेसर के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। पुतिन मिलिट्री मास्टरमाइंड की तुलना में मिलिट्री फैन बॉय ज्यादा है और हिटलर की तरह उन्हें भी युद्ध की वास्तविकता के बारे में पता नहीं है। पुतिन अब 70 साल के होने वाले हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य की अफवाहें उड़ती रहती हैं। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सत्ता उनकी पकड़ से छूट रही है। अभी मॉस्को में विजय दिवस परेड में पुतिन मोटे कंबल लपेटे दिखे। इन्हीं तस्वीरों से उनकी बीमारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम होती है। लेखक और रूस के विशेषज्ञ गैलोटी के मुताबिक पुतिन अब फंस गए हैं और सत्ता के भूखे उनके साथी उन्हें ही निपटा देंगे। लेकिन इस बीच विशेषज्ञों को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि पुतिन परमाणु बटन पर उंगली रखकर चलने वाले शख्स हैं। मतलब ये कि पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और बुलेटिन में इस वक्त आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डॉनबास में ज्यादा जानमाल के नुकसान की बात कही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि 50 से 100 लोगों की मौत का दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में KA-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों पर बम बरसाते दिखाया गया। रूस ने एक बार फिर मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। ओजस्वाल प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का दावा किया गया। इससे पहले भी बस से सैनिक को वापस भेजने का वीडियो आया सामने। यूक्रेन में रूस की सेना का बड़ा हमला। यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सैनिकों ने बम बरसाए। दावा यह किया गया कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ज़तोमर में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूरोपीय देशों से आए हथियारों की खेप के मिसाइल से हमला नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन में भीषण युद्ध के बाद खार्किव में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रही है। खार्किव बाजार कई हफ्तों के बाद खुले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संसद में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज का किया स्वागत। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर युद्ध में यूक्रेन के भूभाग का एक टुकड़ा भी जाता है तो ये न केवल यूक्रेनी राष्ट्र के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी समुदाय के लिए एक बड़ा झटका होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 13 टैंक और यूक्रेन के 3 हथियार डिपो तबाह किए गए। कीव में रूस के बर्बाद टैंकों को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया। तस्वीर में तबाह टैंक और सैन्य वाहन को दिखाया गया। लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर अपने सरजमी की सुरक्षा करेंगे। दुश्मन कभी भी फिर हमला कर सकता है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से तस्वीर सामने आई है। डॉनबास क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिक घायल दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और भयंकर हो सकती है, क्योंकि अब इस महायुद्ध में एक और नए किरदार की एंट्री हो सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के सबसे करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति महायुद्ध में कूदने का मन बना चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन बॉर्डर की ओर से अपनी फौज को भेजने का आदेश तक दे दिया है। यूक्रेन के महायुद्ध में बेलारूस की एंट्री। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ी बेलारूस की सेना। ये पुतिन के सबसे जिगरी यार है। बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनकी पहचान बेलारूस के राष्ट्रपति के तौर पर कम और पुतिन के पिछलग्गू के तौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि बेलारूस में लुकाशेंको की सत्ता पुतिन के भरोसे ही चल रही है।
और यही वजह थी कि जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे। बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो युद्ध के लिए रूस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन ने दावा किया था कि बेलारूस ने युद्ध के लिए यूक्रेन की सीमा पर करीब 300 टैंक तैनात कर दिए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बेलारूस ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। लेकिन अब खबर है कि रूस का साथ देने के लिए लुकाशेंको अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस खबर की पुष्टि का दावा किया है। दावे में कहा गया है कि बेलारूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया गया है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट को भी पश्चिम की ओर भेजा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन के साथ अपनी वफादारी निभाने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का काफी हद तक जवाब देती हैं ये तस्वीरें। ये हफ्ते भर पहले की तस्वीरें हैं जब बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे थे उस CSTO नाम के संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जिसकी चर्चा यूक्रेन युद्ध से पहले तक शायद ही कभी होती थी। पूर्व सोवियत संघ से जुड़े 7 सदस्य देशों वाले इस संगठन को नेटो के खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। खास बात यह है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन ने सेना की तैनाती बढ़ाने के आदेश दिए थे, क्योंकि यूक्रेन के साथ बेलारूस का 1084 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसी का फायदा पुतिन ने युद्ध में उठाया और बेलारूस के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करके पुतिन की सेना ने यूक्रेन के चर्निव और कीव पर शुरुआती चढ़ाई की थी। वैसे तो बेलारूस का महाजंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जंग के बीच बैकडोर से रूस का समर्थन करना उसे महंगा पड़ गया और वो सीधे सीधे पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गया। महाजंग के बीच अमेरिका और यूरोप के कई देश बेलारूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। बेलारूस से निर्यात होने वाले सामानों पर यूरोप के कई देश बैन लगा चुके हैं। इसकी वजह से बेलारूस को हर साल 16 से 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। अब मरता क्या न करता, बिना जंग लड़े बेलारूस पहले से ही नुकसान में आ चुका है और अब कहा जा रहा है कि इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वो जंग में पुतिन का साथ देने की तैयारी कर रहा है। जंग में उतरेंगे बेलारूस के लड़ाके, इस वक्त की बड़ी खबर, और इन्होंने तैयारी कर ली है। खुद उसके नागरिक अब यूक्रेन के समर्थन में आने लगे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बेलारूस से, जहां बेलारूस के कई वॉलंटियर यानी लड़ाके अब यूक्रेन का साथ देने के लिए जंग में कूद चुके हैं। बेलारूस के कई लड़ाकों ने रूस की सेना के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही लड़ाकों ने पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचना भी शुरू कर दिया है। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस के लड़ाकों ने युद्ध के लिए अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन का साथ देने के लिए जंग में उतरने की तैयारी में है, तो फिर बेलारूस के नागरिक यूक्रेन का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल बेलारूस में तानाशाह शासन है, जिससे खुद बेलारूस के नागरिक खुश नहीं बताए जाते हैं और इसलिए बेलारूस के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की अपील पर युद्ध में उतरने का फैसला किया है और वो इस जंग में रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने जंग की ट्रेनिंग की शुरुआत भी कर दी है ताकि वो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ निभा सके। दरअसल कहा यह जाता है कि बेलारूस के लोगों का यूक्रेन से भावनात्मक जुड़ाव और संबंध है और दोनों देश के लोग एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। बेलारूसी लड़ाकों के जंग में उतरने के पीछे की दूसरी वजह खुद बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, जिनके खिलाफ बेलारूस की जनता में जबरदस्त गुस्सा है। बेलारूस ने अपने लोगों में अपने राष्ट्रपति की छवि पुतिन के पिछलगू के तौर पर है। लोग मानते हैं कि पुतिन के दम पर ही उनके देश में तानाशाह का शासन चल रहा है और इसीलिए वो पुतिन को कमजोर करने के लिए युद्ध में उतरने के लिए तैयार है।
भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं।